अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ी हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ जैसे कमिट किया था, कल हमने सैलरी के ऊपर वीडियो की थी जिसमें सेक्शन 12, सेक्शन 13 और 14 को कवर किया था। इसके बाद हमने फर्स्ट शेड्यूल देखा था जो टैक्स से रिलेटेड है। फिर इसके बाद हमने टैक्स अलाउंसेस को, टैक्स क्रेडिट को, टैक्स रिडक्शन को और टैक्स एडजस्टमेंट को भी देखा था। सैलरी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू की कलेक्शन में। 14 लाख लोग सैलरी रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो इसलिए इस पे टाइम देना बनता भी है। मुझे इस पे बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं। मैं देखता हूँ कि सैलरीड लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं रिटर्न भरने के हवाले से और अपनी चीज़ों के हवाले से, और कुछ थोड़ा मैंडेटरी भी उनके लिए इस लिहाज से भी ज़्यादा है क्योंकि उनकी सैलरीज़ बैंक में आती हैं तो उन्हें बैंक को ऑपरेट करना होता है, तो इस वजह से भी वो अपनी चीज़ों को ऑर्डर में रखना चाहते हैं। हम इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे। कल जो थंब पिन था उसके अंदर भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि इन वीडियोस के अंदर हम दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, एम्प्लॉय के हवाले से भी और एम्प्लॉयर के हवाले से भी, क्योंकि कल भी मैंने जैसे कहा था कि एम्प्लॉयर एक्चुअली सैलरी दे रहा होता है, तो लिहाजा ये एक रैशनल बात भी बनती है कि एम्प्लॉयर अगर फाइलर नहीं होगा और वो उस चीज़ को, अपने बिज़नेस को उस तरह से नहीं दिखाएगा तो सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को एब्जॉर्व नहीं कर सकेगा अपने बिज़नेस के उसमें। आज इंशाल्लाह हम ग्रेजुएटी को देखेंगे, प्रोविडेंट फ़ंड को देखेंगे, सुपरएन्यूएशन फ़ंड को देखेंगे और इसी तरह पेंशन फ़ंड को देखेंगे। इसको हम मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज हम ग्रेजुएटी को कवर करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होती है ग्रेजुएटी, किस तरह से कैलकुलेट होती है ग्रेजुएटी, एम्प्लॉयर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, एम्प्लॉई के लिए क्या जानना ज़रूरी है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कैसे हैंडल होगा, इन चीज़ों को कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फ़ंड और सुपर एन्यूएशन फ़ंड एंड पेंशन फ़ंड जो भी है, ग्रेजुएटी जो हमारा ऑर्डिनेंस है इसमें पार्ट 3 शेड्यूल 6 इसको डील करता है। प्रोविडेंट फ़ंड पार्ट 1 6 शेड्यूल में है और सुपर एन्यूएशन फ़ंड पार्ट 2 6 शेड्यूल में है। पेंशन सेकंड शेड्यूल में आता है, एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस में। ये बात मैंने इसलिए की कि अक्सर मैंने देखा और ख़ास तौर पे अपने क्लाइंट्सों पे डिस्कस करता हूँ या वैसे भी अदरवाइज़, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ या कम से कम मेरे कॉन्टेक्ट में जो लोग हुए, मुझे ऐसा मैंने फ़ील किया कि उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि अगर इन चीज़ों को देखना है तो कहाँ से देखें, और ऑर्डिनेंस में भी अगर चेक करना है तो किस जगह जाके इसको देखना चाहिए। ग्रेजुएटी जो होती है वो एक लमसम अमाउंट होता है, और ग्रेजुएटी किस वक्त दी जाती है ये भी हम आगे भी देखते हैं। इसी तरह प्रोविडेंट फ़ंड क्या होता है, दूसरे फंड्स क्या होते हैं। तो अप्रूव्ड ग्रेजुएटी जो है वो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 है और सेक्शन 21 सब सेक्शन ई जो है और सेकंड शेड्यूल, इसमें आपको ग्रेजुएटी से मुतालिक चीज़ें मिलेंगी। कोशिश मैंने की है कि इसको आसान रखूं ताकि आम लोगों का समझना भी आसान हो। ग्रेजुएटी को समझना एम्प्लॉई के लिए भी ज़रूरी है और एम्प्लॉयर के लिए भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया ऑर्डिनेंस का कि किन जगहों पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और कुछ बुनियादी चीज़ों को मैं अभी क्लियर कर दूंगा। मज़ीद किसी के लिए कोई इसमें सवाल हो, कोई टेक्निकल बात हो, तो मैंने अपना ईमेल भी दे रखा है और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कमेंट में भी अगर मुझे कोई कमेंट ऐसा मिलेगा जो आई फील कि ये जनरल पब्लिक के लिए अच्छा होगा, तो मैं ज़रूर उसको उस पर भी रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो अगर हम देखें डेफिनेशन तो इसकी, एन अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड इज़ अ फंड established under an irrevocable trust in connection with a trade undertaking carried on in Pakistan for the sole purpose of providing a gratuity to employees in the trade or undertaking or their retirement, incapacitation, termination of employment or death. इसकी जो कंडीशंस हैं अगर उनको देखें तो बुनियादी तौर पे उनको मैंने बुलेट पॉइंट से हाईलाइट कर दिया। जो मेन है कि पहली बात तो ये कि जो बी इस्टेब्लिश्ड अंडर द इररिवोकेबल ट्रस्ट इन कनेक्शन विद अ ट्रेड और अंडरटेकिंग कैरीड ऑन इन पाकिस्तान, पहली बात। दूसरे, हैव एटलीस्ट 90% ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। और तीसरी बात ये कि हैव फॉर इट्स सोल पर्पस द प्रोविजंस ऑफ ग्रेजुएटी टू एम्प्लॉयज़
in the trade or undertaking. एक और अहम बात ये कि have the employer as a contractor to the fund. और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि पे ऑल बेनिफिट्स ओनली इन पाकिस्तान. ये जो कंडीशंस हैं ग्रेजुएटी की बुनियादी उनको मैंने समराइज़ किया है, कोशिश किया है कि उसको इस स्लाइड में समराइज़ कर दूं. मेनली एम्प्लॉयर इस पे ज़्यादा मेरा ऑडियंस है, लेकिन एम्प्लॉई को भी इसके मुतालिक पता होना चाहिए. एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल अगर देखें तो एन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ अ ग्रेजुएटी फंड मस्ट बी मेड इन राइटिंग टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बाय द ट्रस्टीज ऑफ द फंड. द एप्लीकेशन मस्ट बी accompanied by a copy of the instrument under which the fund is established, 2 copies of the rules of the fund, and 2 copies of the accounts of the fund for the 3 years immediately preceding the year in which the application is made. ये एप्लीकेशन की कंडीशंस हैं. अप्रूव्ड अगर ग्रेजुएटी का फंड होगा तो बेनिफिट होंगे. अच्छा, इसको हम आगे चलते हैं और अब ये देखते हैं कि ग्रेजुएटी का टैक्सेशन किस तरह होता है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और उनका टैक्स के हवाले से कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता. जनरली लोग ये समझते हैं कि ग्रेजुएटी के ऊपर टैक्स नहीं होता, और इसी तरह बहुत से लोग आते हैं जो बहबूद के हवाले से कहते हैं कि इस पर टैक्स नहीं है. कुछ लोग और उनको समझाना मुश्किल हो जाता है. पेंशन के ऊपर भी टैक्स किस तरह अप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना कई दफ़ा मुझे एफ़र्ट करना पड़ती है समझाने में. तो मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के थ्रू मैं ये मैसेज आगे तक जाए कि ग्रेजुएटी के ऊपर टैक्स किस तरह अप्लाई होता है और किस तरह अप्लाई नहीं होता. दोनों कंडीशन इंशाल्लाह भी हम इसको देखेंगे और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये क्लियर हो जाएगी बात. टैक्सेशन ऑफ ग्रेजुएटी पेमेंट्स इस तरह है कि अगर ग्रेजुएटी पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम आर ट्रीटेड एज सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स. हमने कल की जो वीडियो थी, आप अगर प्लेलिस्ट में नीचे मौजूद भी होगी, उसमें सैलरी को मैंने कोशिश की है कि कवर करूं और उसके साथ साथ मैं वो सपोर्टिंग लिटरेचर या वो भी दूं, स्लाइड्स वगैरह, जिससे जिनका इंटरेस्ट होगा वो उसको पढ़ सकें और उससे समझ सकें. तो उसमें भी मैंने ये कल वाज़ेह की थी बात कि बेसिक पे या वेजेस और ये सब जो हैं जो सेक्शन 12 में कवर होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो ग्रेजुएटी का जिक्र है. ग्रेजुएटी अगर एम्प्लॉय को खुद मिलती है उसकी लाइफ टाइम में तो वो सैलरी कंसिडर होती है और उस पर टैक्स होता है. लेकिन अगर वो एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा? ग्रेजुएटी पेमेंट्स मेड टू द विडो, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय ऑन देयर डेथ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. तो इंतहाई अहम बात है कि ग्रेजुएटी अगर एम्प्लॉय खुद कलेक्ट कर रहा है, उसकी लाइफ टाइम में ली जा रही है, तो वो सैलरी में काउंट होती है और सैलरी इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स और उसके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल जो है वो अप्लाई होता है. लेकिन अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर उसकी विडो या बच्चों या डिपेंडेंट्स वगैरह ले रहे हैं. इसको जहन में रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आगे देखते हैं जी, रीपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस टू एम्प्लॉय. Where any contribution made by an employer to a gratuity fund are repaid to the employer, the amount so repaid is deemed to be the income of the employer for the income year in which it is repaid. तो ये भी एक टेक्निकल बात है, इसको समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ कैप्चर किया. अगर अदर प्रोविजंस देखें कि प्रोविजंस of the part to prevail against regulations of the fund को तो क्या है, तो where there is a repugnance between any rule of a approved gratuity fund and any provisions of part 3 of the 6th schedule or of the rules made there under, the rule of the fund will be void to the extent of repugnance. अब इसमें एक अपील का ऑप्शन है. An employer who objects to an order of the commissioner refusing to approve a gratuity fund or withdrawing such approval may appeal to the board within 60 days of receiving the order. और इस वाली स्लाइड को, इससे पिछली स्लाइड को अगर मैं कंक्लूड करूं तो approved gratuity funds are a valuable tool for employer to provide retirement benefit to their employees.
They are also tax efficient as contribution made by employer to the fund are deductible from their taxable income. तो ग्रेजुएटी एम्प्लॉयर को भी हेल्प करती है। एक तो ये कि उसकी एम्प्लॉयर होने की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ती है, चूँकि वो अपने एम्प्लॉई के बेनिफिट में कुछ काम कर रहा होता है। दूसरे, उसको एक टैक्स का बेनिफिट भी होता है। इसको जब आप मज़ीद डिटेल में देखेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो बुलेट पॉइंट्स हैं, की पॉइंटर्स हैं, वो हाईलाइट करता हूँ। उसमें जो रेलिवेंट डेटा है वो भी शेयर करता हूँ। बट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और उसको स्टडी करने की भी ज़रूरत है। अगेन मैं कहूँगा कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं बिल्कुल, अगर कोई मुझसे प्राइवेटली भी अगर कोई सवाल करते हैं तो मैं जवाब देता हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में करें तो फिर उससे फ़ायदा दूसरों को भी होगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसको। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो मैंने इसको कंपाइल किया, और ये सारा बेस्ड इसलिए कि जब मेरे से सवाल हो रहे थे तो मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं जहन में रखूं। तो मुझे 4 अहम बातें समझ में आई जो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं ग्रेजुएटी के हवाले से। तो ग्रेजुएटी इज़ अ पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई in recognition of their long and meritorious service. It is one-time payment and it is not related to any specific period of time such as calendar year, fiscal year or financial year. यानी ग्रेजुएटी वन टाइम पेमेंट होती है और इसका ताल्लुक ये नहीं है कि सर्टन पीरियड कंप्लीट हो जाए। इसके अंदर कोई कैलेंडर ईयर की अहमियत नहीं है, इसमें सर्विस पीरियड है। ग्रेजुएटी इज पेबल टू द एम्प्लॉई हु हैव कंप्लीटेड 12 months of service after their first day of employment. If the period of employment is less than 6 months, no gratuity is payable. Employers are required to provide only one benefit to their employee: gratuity, provident fund और pension fund. Employer जो liable है वो एक benefit का है. However, under a collective agreement or memorandum of understanding, the employer may provide multiple benefits, or the rate of gratuity may be raised from 30 days to wages to 40 to 45 days. चौथी इंपॉर्टेंट बात यह कि ग्रेजुएटी इज मैंडेटरी बेनिफिट दैट मस्ट बी पेड टू एलिजिबल एम्प्लॉइज रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉयर। बल्कि मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसको एम्फसाइज करना चाहिए। अगर इसको कंक्लूड करें इस स्लाइड को, तो ये कि ग्रेजुएटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट दैट प्रोवाइड्स employees with financial security at the end of their service. It is rewarded for their long and meritorious service, and it is reminder of their contribution to the company. एक बात, दूसरे employers are legally obligated to pay gratuity to eligible employees, and they should make sure that they are in compliance with all applicable laws and regulations. आगे चलते हैं इसको देख के व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड्स। तो ग्रेजुएटी इज़ अ वन टाइम पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई इन रिकग्निशन ऑफ देयर लॉन्ग टर्म सर्विसेज। और इसमें जो बात थी कि रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉयर। प्रोविडेंट फंड इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगेन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसको अभी हम आगे भी देखते हैं कि इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है ग्रेजुएटी में और प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड जो है उसमें बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर देते हैं। द अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन द फंड इज़ पेड टू द एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। फिर एक होता है पेंशन फंड। पेंशन फंड इज़ अ रिटायरमेंट benefit scheme in which the employer contributes to a fund that provides the employee with a regular income after retirement. हमारे यहाँ अब इसके ऊपर फोकस बढ़ता जा रहा है, बाहर तो काफ़ी ज़्यादा होता है। पेंशन फंड्स में मैनेज करने के बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं जो उसको मैनेज कर रहे होते हैं। अब इसमें ख़ास बात यह कि व्हाट टू डू इफ़ अ एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ेस टू पे ग्रेजुएटी। इफ़ अ एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ेस टू पे ग्रेजुएटी और इज़ पेइंग लेस दैन द ड्यू अमाउंट, द एग्रीव्ड पार्टी यानी कि जो वर्कर है या उसका कोई डिपेंडेंट है इन केस ऑफ हिज डेथ, तो वो क्या करेगा, कैन फाइल अ क्लेम टू द कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936. द कंप्लेंट टू द वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर्स ऑफिस कैन बी फाइल्ड विद इन 3 years ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द एक्ट।
तो देखिए, अगर लॉ जो है, अगर लॉ की अगर आपको समझ होगी तो इसका बेनिफिट्स कितने होते हैं कि अगर अपना राइट क्लेम करना है तो पहले लॉ को तो समझना पड़ेगा ना। तो हमारी कोशिश इस वीडियो के थ्रू यही है कि अवेयरनेस पैदा करें। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि ये एक तो टैक्सेशन इनहेरिटेडली थोड़ा सा खुश्क सब्जेक्ट है। फिर ये कि लॉ इतना सिंपल नहीं है, उसको समझने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ेगी। तो अवेयरनेस तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन सारा मटेरियल इसके अंदर कवर करना आसान नहीं है। इसके बावजूद मैं काफ़ी ज़्यादा मटेरियल शेयर कर रहा हूँ। मुझे कुछ क्लाइंट्स ने कहा भी कि आप डेटा शेयर करते हैं, इतनी ज़्यादा शेयर करते हैं कंपैरेटिवली, जो इस वक्त वो दूसरे यूट्यूब्स में देखते हैं, आई थिंक उसको कंपेयर करके मुझसे कह रहे थे। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कोई कंपेयर करूँ चीज़ों को, लेकिन मैं अपने तौर पे जो मैं समझता हूँ वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि मेरे क्लाइंट्स और मेरे दोस्त या जो लोग मुझसे मशवरा कर रहे होते हैं उनके बेनिफिट के लिए मैं ये कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, इसलिए मैं इनकरेज होकर मज़ीद उसको फिर कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपनी इनपुट दूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाउ इज़ ग्रेजुएटी पेड टू द वर्कर्स डिपेंडेंट इन केस ऑफ वर्कर्स डेथ? In the event of worker's death, gratuity is payable to the legal dependent of the worker. The amount of gratuity is transferred to the Workman Compensation Commissioner appointed under the Workman Compensation Act 1923. एक बात। दूसरी, the commissioner then allocate the amount to the workers' dependents who are defined as the widow, minor son under 18, an unmarried daughter or a widowed mother. अगर कोई खातून है तो उनकी मदर भी उसमें आएगी। The amount of gratuity is allocated among the dependents in accordance with the provisions of Section 8 of Workman Compensation Act 1923 और its provincial variant। इसको कंक्लूड करें इस बारी इसको बात स्लाइड को, तो ये होगा कि ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स that can provide employees with financial security after they retire. It is important for employees to understand the difference between these benefits and to know their rights. If an employer refuses to pay gratuity, employee can file a claim to the Workman Compensation Commissioner office. अच्छा जी, एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि इसको बहुत सिंपल रखूं, लेकिन एक बहुत फेयर आइडिया आपको ये स्लाइड देगी कि किस तरह से ग्रेजुएटी कैलकुलेट होती है। तो इस एग्जांपल में आप देखिए कि एक वर्कर हमने एज्यूम किया जिसने ज्वाइन किया है 1 सितंबर 1990 को। तो डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट जो उसकी थी या रेजिग्नेशन, वो 30 अप्रैल 2022 है। ग्रॉस सैलरी इसकी हम एज्यूम करते हैं कि 50,000 थी 2022 में, जो लास्ट ईयर था इसका। टेम्प्रेरी रिलीफ फंड भी इसको मिला साल में 10,000, बोनस इसको मिला 20,000। तो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस इसकी हो गई 31 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। तो ये राउंड ऑफ होके हो जाएगी 32 ईयर्स। एडमिसिबल पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी हो जाएगा 32 ईयर्स। एंड हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेजुएटी? तो इसके लिए क्या तरीका है कि पर डे सैलरी इसकी निकाली, यानी 50,000 डिवाइडेड बाय 26 डेज होते हैं एक महीने में, वर्किंग डेज की बात हो रही है। तो 1,923 रुपये, 1,923 रुपीज़ बनती है इसकी पर डे सैलरी। तो 1 ईयर ग्रेजुएटी पे पर डे 30 किस तरह से निकाला जाएगा? जब निकाला जाएगा तो 30 पर होगा। तो 1,923 इंटू 30 इक्वल्स टू 57,692, और इसकी 32 ईयर्स की सर्विस है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 57,692, ये बनते हैं 1.8 मिलियन, यानी 18,46,000, 18,46,153 रुपीज़ बनते हैं। तो ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करने के लिए। कई दफ़ा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन समझाने के लिए ये स्लाइड मैंने इसलिए शेयर की कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि ग्रेजुएटी कितनी सपोर्टिव होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और कितना एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। चलिए जी, आगे हम देखते हैं लेजिस्लेशन। अब ये प्योरली एम्प्लॉयर का डोमेन हो जाएगा, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। और इसके अंदर फॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली कुछ इस तरह है कि हर एक में 5-5 मेज
मेजर जो लॉज हैं वो आए हुए। स्टैंडिंग ऑर्डर्स को देखें तो इसमें 5 जो मेजर स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो मैंने यहाँ कैप्चर किए। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 का है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 का। इसके अंदर जो अडॉप्टेड बाय द प्रोविंस है इसका जिक्र है, जिसे पंजाब ने थ्रू अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012 इसको अडॉप्ट कर लिया था। खैबर पख्तूनख्वा का है, इन्होंने एक्ट ऑफ 2023 में इसको अडॉप्ट कर लिया। सिंध ने इसको अडॉप्ट किया एक्ट ऑफ 2015 के थ्रू। बलूचिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया एक्ट ऑफ 2021 के हिसाब से। तो ये तो हो गए इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए भी 5 ही लेजिस्लेशन को मैंने यहाँ पे किया है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये इस्लामाबाद टेरिटरी में है। इसी तरह ये दूसरी जो प्रोविंस है पंजाब वगैरह उसमें है, खैबर पख्तूनख्वा में। और इसके बाद फिर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 2013 का है। सिंध में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2015 का है और बलूचिस्तान में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2021 का है। फिर है जी फैक्ट्री एक्ट्स, अगेन 5 जो फैक्ट्री एक्ट्स हैं। फैक्ट्री एक्ट 1934 है, इसको पंजाब ने अडॉप्ट किया एक्ट ऑफ 2012 के। खैबर पख्तूनख्वा में एक्ट ऑफ 2013, सिंध में फैक्ट्री एक्ट 2015 है और बलूचिस्तान में फैक्ट्री एक्ट 2021 है। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लेजिस्लेशन के अंदर भी 5 शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 है, इसको पंजाब ने अडॉप्ट किया एक्ट ऑफ 2014। खैबर पख्तूनख्वा में शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 है। सिंध में शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 है। बलूचिस्तान में शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2021 है। अब इस प्रेजेंटेशन में जिसमें हमने मेनली आज ग्रेजुएटी को कवर किया और इसके बाद हम कल प्रोविडेंट फ़ंड को देखेंगे, पेंशन फ़ंड को देखेंगे। तो मैं फेयरली ये समझता हूँ कि मेरी कोशिश जो थी कि सैलरी क्या होती है, सैलरी इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। हमारे रेवेन्यू के अंदर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का मेजर कंट्रीब्यूशन है। 14 लाख लोग इसको सबमिट करते हैं अपनी रिटर्न को। उनको उनके बेनिफिट्स जहाँ वो अपने टैक्स को मैनेज कर सकते हैं, जहाँ वो टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, ये टैक्स मैनेजमेंट है ये। और जो बेनिफिट वो ले सकते हैं वो मेरी इन वीडियोस के थ्रू मुझे उम्मीद है कि उनको उनमें भी अवेयरनेस पैदा होगी और उनके एम्प्लॉयर्स में भी अवेयरनेस पैदा होगी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो को तो हम यहीं कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल हम प्रोविडेंट फ़ंड को देखेंगे, पेंशन फ़ंड को देखेंगे। हो सकता है हम कोई प्रैक्टिकल एक आध एग्जाम्पल भी करें तो ताकि ये सैलरी और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएँ। मैंने कोशिश की, कल स्क्रीनशॉट्स दिए थे जो IRS 2.0 का है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं IRS का लाइव सेशन भी दिखाऊंगा सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें जो हम टैक्स के बेनिफिट लेते हैं, चाहे वो टैक्स अलाउंस हो, चाहे टैक्स क्रेडिट हो, चाहे टैक्स एडजस्टमेंट हो, तो चाहे टैक्स रिडक्शन हो। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको कवर करेंगे। आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।